विधानसभा चुनाव 2027 में होना है, लेकिन उससे पहले 24 के उपचुनाव में ही 27 की झलक देखने को मिल रही है। दरअसल उपचुनाव को लेकर पोस्टर वार शुरू हो गया है। बीजेपी के बटेंगे तो कटेंगे के जवाब में समाजवादी पार्टी ऑफिस के बाहर पोस्टर लगा है, जिसमें लिखा है जुड़ेंगे तो जीतेंगे। इससे पहले 27 के सत्ताधीश वाला पोस्टर भी खूब सुर्खियों में रहा था। वहीं अयोध्या में हुए दीपोत्सव के भव्य कार्यक्रम में सांसद अवधेश प्रसाद ने नहीं बुलाए जाने का आरोप लगाया है। अवधेश प्रसाद ने बीजेपी पर आरोप लगाया, कहा कि बीजेपी ने त्योहारों का राजनीतिकरण कर दिया है। बीजेपी ने आरोपों को गलत बताया है। दो टूक में करेंगे चर्चा, पहले सुनते हैं बयान। जो हमेशा बांटने का प्रयास करते रहे हैं, कभी जाति के नाम पर, कभी क्षेत्र के नाम पर, कभी बोली के नाम पर, अलग अलग प्रकार से बांटने की राजनीति करने वाले लोग आज जोड़ने की बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने बंटोगे तो कटोगे नारा क्या दिया कि सब अब जोड़ने पर उतारू हो गए हैं। जोड़ना अच्छी बात है, सकारात्मक है, लेकिन अपने आचरण में लाइए। केवल नारे लगाने से, केवल होर्डिंग लगा देने से ये जोड़ने का नाटक नहीं हो सकता है। उत्तर प्रदेश में बाई इलेक्शन के चुनाव हो रहे हैं 9 सीटों पर, लेकिन दांव पे लगा है 2027। और ये बात जो नारे गढ़े जा रहे हैं और नारों का जो काउंटर किया जा रहा है, जिस तरह का नैरेटिव क्रिएट किया जा रहा है, जिस तरीके के प्रतीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है, वो सारी चीजें 2027 की तैयारी की तरफ दिखाई देती हैं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बटेंगे तो कटेंगे का नारा आया, दूसरी तरफ जुड़ेंगे तो जीतेंगे, इस तरह के नारे आ रहे हैं। साथ में इसमें रावण, दुर्योधन, चंडमुंड, इस तरह की नए जो प्रतीक हैं वो शामिल किए जा रहे हैं। जब आयोजन सरकारी था तो आयोजक मंडल जो था, सरकारी लोग रहे होंगे, उनके द्वारा कोई आता तो बात समझ में आती। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हमारे मान्य त्यौहार जो हैं, मान्य पर्व जो हैं, इसमें भी इसको भी राजनीतिकरण कर रही है, जो देश के लिए अच्छी बात नहीं। उनको पासेज इशू किए गए थे, उनके साथी राज्यों के लिए पासेज इशू किए गए थे। ना आते कोई बात है। आपका मन अगर दियों की जगमगाहट में नहीं लगता है, आपका मन अगर अयोध्या की संस्कृति को पुष्पित पल्लवित होने देखने में नहीं लगता है, आपका मन अगर अयोध्या के आध्यात्मिक संदेश को दुनिया में बाहर जा रहा है इसको देखने में नहीं लगता है, आप मत आइए, कोई बात नहीं। लेकिन आप झूठी आलोचना मत करिए कि आपको आपका आमंत्रण नहीं दिया गया, आपको बुलाया नहीं गया, आपकी कुर्सी नहीं लगाई गई। और ऐसे में बड़े सवाल, 27 के सत्ताधीश वाले पोस्टर जनता किस पर लगाएगी मोहर? होने हैं उपचुनाव, चलेगा अखिलेश का 27 वाला दांव। हिंदू एकता सब पर भारी, जाति से मिलेगी नई पारी। अयोध्या से मिलेगा संदेश, 27 में कौन बनेगा विशेष। 2027 का देख रहे ख्वाब, उपचुनाव में जनता देगी जवाब। इन्हीं सवालों के साथ मेहमानों से चर्चा। शरद त्रिवेदी जी, प्रवक्ता बीजेपी, धर्मेंद्र सिंह जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, सुधांशु बाजपेयी जी, प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप तीनों मेहमानों का स्वागत है। शरद त्रिवेदी जी, आप कह रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, और उधर निमंत्रण भी नहीं दिया गया फैजाबाद के सांसद को दीपोत्सव में, वो नाराज हैं। आप तो कह रहे हैं ना कि बटेंगे तो कटेंगे, आपने तो बांट दिया, ये आरोप है। वो कह रहे हैं कि जुड़े रहेंगे तो जीतेंगे। नहीं, देखिए राहुल जी, ये किसको जोड़ रहे हैं? जैसे इन्होंने कहा है कि पीडीए इनका गठबंधन है, तो इसका पीडीए का तो मतलब ही है कि आप एक वर्ग को हिंदू धर्म के अलग कर रहे हैं। सिर्फ ये दो जाति समूह को इकट्ठा कर रहे हैं और बाकी अल्पसंख्यक को इकट्ठा कर रहे हैं, तो सवर्ण को तो ये अलग कर रहे हैं। तो ये पीडीए का तो मतलब ही है कि बांटो। और पीडीए में भी क्यों जोड़ रहे हैं, किसको जोड़ रहे हैं, ये भी जनता ने देख लिया है। पिछले जब इनके 4 बार इनकी सरकार बनी थी, तब इनका मुख्यमंत्री तो एक ही वर्ग का था, उसमें पीडीए कहां था? अल्पसंख्यक वर्ग का। अभी भी ये कह दें कि नहीं साहब, इस चुनाव में जो है, जो 27 का चुनाव, उसमें अल्पसंख्यक का मुख्यमंत्री बनेगा। हम तो जो कहते हैं वो करके दिखा देते हैं। हमारा तो नारा था कि जो कहते हैं सो करते हैं, और जो कटेंगे सो बटेंगे, वो तो इतिहास है। आप आज देखें, यहूदी धर्म के लोग जब वो बटे थे तो 60 लाख यहूदी जो है जर्मन कंसंट्रेशन कैंप में जिंदा जला दिए गए थे, और अब इकट्ठे हो गए। तो आप देख लीजिए उसका क्या नतीजा है। जो पर्शियन एम्पायर था, सबसे बड़ा एम्पायर था, जो भारत के तट से लेके इजिप्ट तक था, आज वो वहां कोई नाम लेने वाला नहीं। 40,000 पारसी भारत में। समाजवादी पार्टी कहेगी कि ये तो धर्मनिरपेक्ष वाला देश है।
नहीं तो धर्मनिरपेक्ष में ये कह तो दें कि साहब किसको ये धर्मनिरपेक्ष बता रहे हैं। इनकी पार्टी ने तो खुद ही जो 3 इनके नौनिहाल थे वो तीनों एक ही वर्ग के थे, मुख्तार अंसारी, आजम खान और अतीक अहमद। वो उनका नतीजा आपने देख लिया, वो किस किस्म के थे। तो इनका जो अल्पसंख्यक वर्ग है वो उसी वर्ग का है जो अपराधी वर्ग है। इन लोगों ने जो गोलियां चलाई वो कार सेवकों के ऊपर गोलियां चलाई और किसी वर्ग के ऊपर चलाई इन्होंने नहीं चलाई। जब एटीएस का ट्रेनिंग सेंटर खुलता है लखनऊ में तो देश नहीं टूटता है। और माननीय अखिलेश जी ने कहा कि जब एटीएस का ट्रेनिंग सेंटर देवबंद में खुलता है तो उससे धर्मनिरपेक्षता खत्म हो जाएगी, धर्मेंद्र सिंह देश टूट जाएगा, सांप्रदायिक सौहार्द खत्म हो जाएगा। शरद जी 1 मिनट। धर्मेंद्र सिंह जी, मैं शरद जी की बात से लग रहा है कि कितनी नफरत भरी हुई है। इनको मतलब नफरत से भरा हुआ इंजेक्शन ले लिया शरद जी ने और भारतीय जनता पार्टी नेताओं। आखिर इस नारे में आप बटोगे तो कटोगे। एक शंकराचार्य जी ने सवाल उठाया है कि अरे पटना क्या है, किससे बटना है, खुल के बताओ ना, किस चीज का डर पैदा कर रहे हो और कौन काटेगा, किस तरह से काटेगा। बिना ये इतिहास भविष्य का फ्यूचरिस्टिक जो है बना करके डरना। आखिर केंद्र में आपकी लगातार सरकार है, राज्य में सरकार है, फिर भी पटोगे तो कटोगे। मतलब डर की खेती करने का ठेका ले रखा है क्या आपने। और इस नारे से आपको क्या दिक्कत है कि जुड़ेंगे तो जीतेंगे। अरे भाई जुड़ने में क्या, जुड़ने का तो इतिहास रहा है। हिंदू तो हमेशा हमारे सारे महापुरुषों ने यही कहा ना, सबको जोड़ के चलने का। किसी भी संस्कृति का अपमान करने का किसी भी शास्त्र में संदेश हो तो बताइए हमको। हर जगह ये कहा गया कि विभिन्न संस्कृतियों का, उनके रीति रिवाजों का सम्मान करिए और उनको अपने में जोड़िए, अपने साथ ले चलिए, उनको उचित स्थान दीजिए। ये तो प्रभु श्री राम की यात्रा का मूल उद्देश्य रहा है कि विभिन्न संस्कृतियों को उन्होंने आदर दिया है, सम्मान दिया है और अपने से कहीं उन्होंने नीचा दिखने नहीं दिया उनको। अब सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी मूल का बात जो है कि वो बुनियादी सवालों पर उसके पास कोई जवाब नहीं है, डरी हुई पार्टी है, चुनाव में हार का डर है। और जब बुनियादी सवालों पर कोई जवाब नहीं है तो स्वाभाविक सी बात है, बटोगे तो कटोगे, मारे जाओगे, बांटे जाओगे, बांग्लादेश पहुंच जाएंगे। अभी कहां पहुंच गए थे, कहां पहुंच गए थे यही बताएंगे, हिजबुल्लाह, हमास से लेकर के इजराइल और कहां कहां पूरी दुनिया में। लेकिन इनको हिंदुस्तान, हिंदुस्तानियत, हिंदुस्तान की संस्कृति, सनातन पे भरोसा नहीं है। इनको दुनिया की तमाम घटनाओं को दिखा करके, अरे साहब वहां के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य, ऐतिहासिक परिस्थितियां डिफरेंट हैं। ये भारत है, ये हिंदुस्तान है। यहाँ के लोग आपसी ताल, यहाँ का सबसे पहले नारा होता था, मेहमान जो हमारा होता है वो भगवान की तरह होता है। मेहमान को भगवान का दर्जा यहाँ दिया गया है। यहाँ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की बात होती है, यहाँ काटने की बात नहीं होती है। यहाँ जो है प्रभु श्री राम ने कहा स्वर्गादपि गरीयसी, मतलब धरती पर कहीं भी स्वर्ग है तो यही है। तो हम हिंदुस्तान में तो ऐसा कभी नहीं रहा कि अपने ही देश के लोगों को, अपने लोगों से डर करके बटो। आखिर किससे डर करोगे। आज कभी हिंदू मुसलमान पे डर पैदा करोगे, कभी अगले पिछड़े में डर पैदा करोगे, कभी आदिवासी और अन्य अल्पसंख्यकों में। उन्होंने आपके पीडीए पर भी सवाल उठाया कि पीडीए में देखिए, पीडीए में तो आपने भी बांट दिया। हालांकि बाद में आप लोग कहते हैं कि अगड़ा, लेकिन अगड़ा तो है ही नहीं। पीडीए में तो बस पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक है। आखिर देखिए, सरकार का काम होता अंत्योदय। हमने कहा जब सरकार में हम आएंगे तो किसका काम होगा, किसके लिए होगा, और पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी, मार्जिनलाइज्ड, झगड़े, जो समाज से वंचित हो गए, छूट गए, जिनको उनका हक नहीं मिला है। तो समाजवादी पुराना नारा था, पहले नहीं। हम लोग तो नारा शुरुआत एक दिन का थोड़ा है। अंत्योदय की परिकल्पना तो उनकी है, नया नहीं पैदा किए। अंत्योदय की परिकल्पना तो उनकी है। अरे तो झूठ में तो माहिर लोग हैं। परिकल्पना और नारा ही, वही तो मैं कह रहा हूँ, नारे और परिकल्पना की बात तो झूठी गढ़ लेते हैं, लेकिन जमीन पे क्या है। ठीक है, सुधांशु वाजपेयी कुछ किया। देखिए ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हिंदुस्तान 105वें स्थान पर है। नेचर के मामले में 127वें स्थान पर है। सुधांशु वाजपेयी, देखिए 27 को लेकर अब तैयारी, हालांकि उपचुनाव तो एक बहाना है, अब तो 27 पर निशाना ये कह सकते हैं। इसीलिए पोस्टर वार और लगातार आरोप प्रत्यारोप। कांग्रेस फिट है ना इस बीच, हिंदू लड़ाई में कांग्रेस फिट है ना एकदम। हम पूरी तरह गठबंधन के साथ हैं और पहली जरूरत इस मुल्क को बचाने की है, इस मुल्क के संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए। और उसके लिए कांग्रेस को कोई भी कीमत चुकानी पड़े तो वो चुकाने के लिए तैयार है, उसमें हम कहीं पीछे नहीं हटेंगे। वो शरद जी के लिए कि वो
जो बता रहे हैं बटेंगे तो कटेंगे। एक कविता याद आ रही है कि बहुत लोकप्रिय भी है, शिव की गंगा भी पानी है, आबे जमजम भी पानी है, मुल्ला भी पिए पंडित भी पिए, इन फिरका परस्तों से पूछो क्या सूरज अलग बनाओगे, एक हवा में सांस है सबकी, सांस का नई हवाएं चलाओगे। मैं शरद जी से पूछना चाहता हूँ, आखिर किसको बांटने की बात कर रहे हैं? पूरे हिंदुस्तान को तो खंड खंड कर दिया। और जब इन लोगों को खड़े होना था इस देश में, जब अंग्रेज आए तो ये लोग दलाली कर रहे थे, उनकी गुलामी कर रहे थे, और अब आप ये राष्ट्रवादी बनने की बात करते। कौन सा राष्ट्र? इस देश को टुकड़ों टुकड़ों में काट देने की, बांट देने की राजनीति करना आप चाहते हैं। पहले जातियों में बांट रहे हैं भाई, सबसे ज्यादा अब पीडीए पे इनको बड़ी पीड़ा हो रही है। लेकिन बताए ना कि नरेंद्र मोदी ने सबसे ज्यादा ये राग गाया है। क्यों गाया? आज भी हिम्मत हो पिछड़े के एजेंडे से भाजपा हट के दिखाए। इनकी जिसको बेस वोट माना आज उसके साथ खड़े होने को तैयार नहीं है। अभी अभी लखनऊ में मोहित पांडे की लॉकअप में हत्या हो जा रही है। भाजपा की किसी ने, भाजपा बोले कि ऐसा क्यों हो रहा है? आज कानून व्यवस्था और कितनी समानता है। मतलब मैं तो कह रहा हूं कि एक मामले में भाजपा बड़ी अच्छी समदर्शी है, अत्याचार वो सबके साथ बराबर करती है। मोहित पांडे की भी लॉकअप में हत्या होगी, अमन गौतम की भी हत्या होगी, और एक पिछड़ा नौजवान भी बीच में मारा गया, नाम मुझे नहीं याद। यानी इनका केवल समदर्श, ये जो अंत्योदय वो केवल गरीब कोई भी हो, ये कह रहे हैं कि गरीब कोई भी हो सबके साथ अत्याचार होगा, हत्या होगी। केवल इनको जो विशेषाधिकार प्राप्त अमीर लोग हैं उनकी रक्षा के लिए भारतीय जनता पार्टी बनी है। मोहित पांडे की हत्या पर क्या कहना चाहेंगे? अमन गौतम की हत्या पर क्या कहना चाहेंगे? कौन सा कानून का राज है? क्या आखिर चल रहा है? और यही नहीं, रोजगार एक्चुअली असली सवालों से भटकाने के लिए, अरे भाई किसको बांटने की बात कर रहे हैं? अब मोहित पांडे का क्या दोष था? उसकी लॉकअप में हत्या हो जा रही कि वो अपना व्यापार कर रहा था। इतनी निरंकुश हो चुकी है भारतीय जनता पार्टी की पुलिस, शरद जी, सरकार में निरंकुश। शरद जी, इसीलिए पीडीए की बात की जा रही है। और आप लोग कह रहे हैं बटोगे तो कटोगे, और वो तो एक साथ रहने की बात कह रहे हैं। देखिए, पीडीए में पहले तो वाजपेयी जी खुद ही बाहर हो जाएं, क्योंकि ये पीडीए में आते ही नहीं है। हम और आप भी बाहर हो जाएं, क्योंकि हम पीडीए में नहीं आते, तो सबसे पहले तो कोई खुद ही बाहर हो जाएंगे। धर्मेंद्र सिंह जी भी नहीं आएंगे। यहाँ समस्या ये है कि इनको तकलीफ हो रही है कि एक राष्ट्रवादी सरकार आ गई है, और ये उत्तर प्रदेश से 35 साल से बाहर है। समाजवादी कह रहे हैं कि भारत को खंड खंड करने की कोशिश है। उत्तर प्रदेश से 35 हिंदुस्तान को खंड खंड करने की कोशिश है आप लोगों की। रोना रो रहे हैं, ये खुद बता दें कि इंदिरा जी ने तो गरीबी हटाओ का नारा दिया था आज से 50 साल पहले। 1 मिनट वाजपेयी साहब, सुधांशु जी सवाल उठाया तो सुन लीजिए। कर दिया वहां से। और इनकी सरकार में जो है, सरकार जो है वो हेलीकॉप्टर बांट रही थी और जनता मर्सिडीज में घूम रही थी। ये एकदम पिछले 10 साल में जनता गरीब हो गई है। ओबी और जो ये पिछड़े की बात कर रहे हैं, ओबीसी कमीशन सुधांशु जी 1953 में, उसके जरा शांत रहिए। आया था 1955 में, वो कहां चला गया? 10 साल तक मंडल कमीशन के रिकमेंडेशन। शरद त्रिवेदी जी बैठी रही। देखिए, विपक्ष का कहना है कि आप नफरत की राजनीति करते हैं, संविधान को तोड़ने की राजनीति करते हैं, देश को बांटने की राजनीति करते हैं। अत्याचार हर एक जाति पर हो रहा है, धर्म पर हो रहा है। वो पीडीए की बात करके क्या गलत कर रहे हैं? राहुल जी, देखिए, जिस पार्टी ने 91, आप ये माननीय मोदी जी ने संसद की पटल पे कहा था, 91 चुनी हुई सरकारों को बर्खास्त किया था इन्होंने, और संविधान की हत्या तो इन्होंने सन 76 में कर दी थी, जब अमेंडमेंट लाके इन्होंने संविधान का सत्यानाश किया था। और जितने हमारे जर्नलिस्ट थे, प्रेस था, सारे जेल में बैठे हुए थे, पूरा विपक्ष जेल में चला गया था। सन 84 में जो इन्होंने दंगे कराए, उसमें संविधान की हत्या नहीं हुई। एनटी रामाराव जी की चुनी हुई सरकार को बर्खास्त करके इन्होंने खत्म किया था। और एनटी रामाराव जी जब दिल्ली आना चाहते थे अपने विधायकों की पेशी करने के लिए माननीय राष्ट्रपति जी के सामने, तो इन्होंने उनको हवाई जहाज नहीं दिया। वो बेचारे ट्रेन में अपने विधायकों को लेके आए, और उसके बाद उनकी सरकार बहाल हुई है। तो इन्होंने, जिन्होंने अपने खुद के प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी के पार्थिव शरीर को अपने राष्ट्रीय कार्यालय में घुसने नहीं दिया, जिन्होंने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ कौन सा व्यवहार किया है, जो खुद अल्पसंख्यक वर्ग के थे, सीताराम केसरी जी, आज उनको एकदम से पिछड़ा प्रेम हो गया है।
और जो मैं तो पहले ही कह रहा हूं कि पीडीए का मतलब है कि हम जाति में बांटेंगे, ये बिल्कुल डिक्लेयर कर दिया इन्होंने। और जो पार्टी जिनके दो प्रधानमंत्री और एक जो युवा नेता हैं, वो बाबर की मजार पे सन 58 में गए, सन 68 में गए, 2005 में गए, नेहरू जी गए, इंदिरा जी गई और राहुल जी गए। वो राम मंदिर में नहीं जाना चाहते क्योंकि बाबरी मस्जिद, बाबर की ठीक है, सुधांशु वाजपेयी जी, उसका कंप्लीशन जाति में तो आप लोग बांटना चाहते हैं, जाति में आप लोग बांटना चाहते हैं, इसीलिए 27 का सपना देख रहे हैं। देखिए शरद जी, मतलब बेचारे बहुत घबरा गए हैं, तो पता नहीं कहां कहां से गड़े मुर्दे खोदने की बात कर रहे हैं। अरे ये बताइए ना कि आपका तो ताजा ताजा बहराइच में दंगा करवाए हैं, और खुद भाजपा की विधायक ने ये बात कही कि बजरंग दल के लोगों ने दंगा किया। आपके ही लोगों ने ये बात कही और एफआईआर दर्ज करवाई है। पूरा वो दंगा सुनियोजित तरीके से था। बहराइच दंगे पर आपकी चुप्पी, मोहित पांडे की हत्या पर आपकी चुप्पी, अमन गौतम की हत्या पर आपकी चुप्पी। अरे ये तो सब आप कर रहे हैं सुधांशु जी। अरे भाई, जिन्ना की मजार पे कौन, सुधांशु जी, अटल जी को नेपथ्य में छोड़ने ठीक है, उनकी चुप्पी, एक मिनट, मैं आपका साथ देता हूं इसमें। अरे छोड़िए भाई, सुधांशु जी, सुधांशु वाजपेयी जी, सुधांशु वाजपेयी जी, सुधांशु वाजपेयी, सुधांशु वाजपेयी, मैं सुधांशु वाजपेयी, और रहा साहब आवाज आ रही है आपको? सुधांशु वाजपेयी जी जी जी, मैं आपका साथ दे रहा हूं। चुप्पी ठीक है जी, मैं समझ सकता हूं उनकी चुप्पी है, लेकिन राहुल गांधी क्यों चुप बैठे बहराइच वाले मामले को लेकर? नहीं, राहुल जी ने बाकायदा ट्वीट करके किया है, बोला है। और क्या बोला है, जरा बता दीजिए। इसका मामला ही नहीं, ये क्रिस्टल क्लियर है। वो छोड़ देते हैं ना, मैं पक्ष और विपक्ष दोनों की बात करना चाह रहा हूं। बहुत क्लियर बात क्या बोला था राहुल गांधी ने? ये बहुत क्रिस्टल क्लियर बात है। इस देश में नफरतों के खिलाफ, इस देश में दंगों के खिलाफ, इस देश में विभाजन की हर तरीके की राजनीति के खिलाफ अगर कोई खड़ा है, उस व्यक्ति का नाम राहुल गांधी है, जो इस देश को कन्याकुमारी तक से कश्मीर तक मोहब्बत की डोर में जोड़ने चला है। उस व्यक्ति का नाम राहुल गांधी है। तो ये सवाल ही नहीं उठता, क्रिस्टल क्लियर है उनका स्टैंड। हर दंगे के खिलाफ वो है, हर नफरत के खिलाफ है, विभाजन की हर राजनीति के खिलाफ है। वो चाहे उत्तर प्रदेश में, चाहे महाराष्ट्र में, चाहे कश्मीर में, चाहे कन्याकुमारी। धर्मेंद्र सिंह जी, उसमें कोई दो राय नहीं। और हमारा मुद्दा यही है, इस देश का लोकतंत्र और संविधान बचे, जरूरी है। ये जो नागपुरिया संविधान इस देश में थोपने की कोशिश है ना, भूल जाइए शरद जी, इस देश में कभी संभव नहीं है। इस देश का लोकतंत्र और संविधान जो कांग्रेस ने अपने खून पसीने से सींचा है, वो रहेगा। आप लाख कोशिशें कर लें, इस देश के लोकतंत्र और संविधान को तार तार नहीं होने देंगे। उसकी कीमत अच्छी बात है, चुकानी पड़े, हम उसके लिए तैयार हैं। ठीक है। धर्मेंद्र सिंह जी, आरोप ये कि जाति में बांटकर 27 का सपना। देखिए, अभी भारतीय जनता पार्टी सात्विक सुन रहा था, राष्ट्रवाद और राष्ट्र की बात कर रहे थे। इनसे जरूर पूछिएगा कि राष्ट्रवाद की परिभाषा क्या है। इनको शायद मालूम भी नहीं है कि राष्ट्र, जिस राष्ट्र की बात करते हैं वो राष्ट्रवाद है ही नहीं है। अगर आप देश के लोगों में ही रह करके देश के संसाधनों पर उंगली उठाते हैं, देश के निवासियों पर उंगली उठाते थे, कैसा राष्ट्रवाद है? राष्ट्र तो प्रकृति की एक एक चीज से, नदी नाले पेड़ पौधे से लेकर के रहने वाले प्रत्येक जीव से मिलकर के राष्ट्र बनता है। हमारी सीमाएं भी राष्ट्र हैं, हमारे नदियां भी राष्ट्र हैं, गौरव हैं, हमारे वनस्पतियां भी राष्ट्र हैं, हमारे खनिज भी राष्ट्र हैं। राष्ट्र में सब कुछ समाहित है। पहले तो राष्ट्रवाद पढ़ के है। दूसरी बात, कितना अवमूल्यन होगा, कितना भय गिरोगे। जो नारा जनगण मन से शुरू हुआ था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की प्राप्ति, आराम हराम है नारा दिया था। चलते हुए संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण जी ने दिया। आते लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान किया, और पंडित अटल बिहारी वाजपेयी ने जय जवान जय किसान जय विज्ञान कहा। वो कम से कम गिराते गिराते भारतीय जनता पार्टी कहाँ पहुंच गई। इनको कटोगे तो बटोगे नारा, मतलब शर्म नहीं आती है कि इस तरह के नारा दे करके। अरे माफी मांग लो, गलती से आपके किसी नेता ने इस तरह की बात बोल दी है कि देश में डर पैदा करने का माहौल क्रिएट कर दिया है। लेकिन नहीं साहब, ये कहानी बताएंगे, ये मुख्यमंत्री इतनी सरकारें। अरे साहब, आपकी सरकार में क्या स्थिति है? चुने हुए मुख्यमंत्रियों को जेल भेज दिया। कोर्ट पूछ रहा है कि कैसे जेल भेज दिया, कौन सी अर्जेंसी थी, कौन सा आरोप था? बिना कुछ 1 रुपया बरामद नहीं हुआ। दिल्ली के मुख्यमंत्री कई महीने जेल में रहा, उप मुख्यमंत्री रहा है, दूसरे मिनिस्टर्स को जेल भेज दिया। झारखंड के आदिवासी मुख्यमंत्री को आपने जेल भेज दिया। और तो और
कहीं पंजाब की पुलिस को हरियाणा पुलिस से आपने पकड़वा लिया, कहीं आपकी सीबीआई को किसी स्टेट की पुलिस ने पीट दिया, कहीं ईडी के अफसर और बनाम राज्य बनाम हो गया। इससे ज्यादा अवमूल्यन क्या गिराएंगे कि आपके दफ्तर दिल्ली के नीचे एक संस्था के अधिकारी को, एक संस्था के ऑफिस को दूसरे संस्था के लोग सुरक्षा देने और घेरने पहुंच गए। एक छोटा सा जवाब शरद त्रिवेदी जी। डायरेक्टर में मार शरद त्रिवेदी जी, वो तो इससे ज्यादा समाज की बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं, भारत के एकता अखंडता की बात करते हैं। आप लोग का राष्ट्रवाद झूठा है, सच्चा राष्ट्रवाद विपक्ष का है। राहुल जी, मैं पेशे से वकील हूं, लेकिन मुझे अभी तक संविधान के कोई पन्ना नहीं मिला है जिसमें मुख्यमंत्री को आह्वान करना जरूरी है कि साहब बलात्कार जैसी घटनाएं बच्चों से हो जाती हैं। किस संविधान के पन्ने पे लिखा हुआ है कि मुख्यमंत्री को आईजी लखनऊ रेंज को धमकी देनी चाहिए टेलीफोन पे? किस संविधान के पद में लिखा के पन्ने पे लिखा है कि एक इनके मंत्री को एटा में आके कहना चाहिए कि साहब छोटी मोटी चोरियां आप करिए, डकैतियां हमारे लिए छोड़ दीजिए? ये कहां लिखा हुआ है? तो हमें बता दें। हो सकता है भाई मुझे संविधान की उतना ज्ञान नहीं है, कुछ हो सकता है छूट गई हो बातें। जिनके कार्यकाल में जो खुले डाकू घूम रहे थे, जिनके कार्यकाल में मछली पालने का संयंत्र लगाया गया था जेल में, ताकि उनके नौनिहाल अंसारी साहब को ताजी मछलियां खाने को मिले, वहां गैस लगाई गई थी। वक्त नहीं है, बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का। हालांकि उपचुनाव है, लेकिन उससे पहले 27 की तैयारी देखी जा रही है, यानी कि कह सकते हैं कि उपचुनाव एक तरीके से लिटमस टेस्ट और 27 की तैयारी की जा रही है। पोस्टर वॉल लखनऊ में लगातार देखा जा रहा है। जिस तरीके से बटेंगे तो कटेंगे और जुड़े रहेंगे, जीतेंगे, ये नारा समाजवादी पार्टी की तरफ से। सवाल इस बात को लेकर है कि क्या 27 की लड़ाई शुरू हो चुकी है या 27 को लेकर बिसात बिछा दी गई है। दो टूक मिलता है।